नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपको संस्कृत साहित्य के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का कुछ भाग चलता है। कौन कौन से कवि और उनके कौन से ग्रंथ चलेंगे ये आपके पाठ्यक्रम में है निर्धारित, लेकिन हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ हम इस समय सिर्फ आपको एक संस्कृत साहित्य का एक मोटा स्वरूप किस प्रकार का है, क्योंकि संस्कृत साहित्य विशाल है, अगाध है, असीम है। करोड़ों जो है उसमें पांडुलिपियां हैं। इनका ऋग्वेद की प्रथम ऋचा के अवतरण से लेकर आज तक संस्कृत साहित्य में अनवरत रूप से सर्जना संस्कृत साहित्य की चलती आ रही है। तो उसका एक परिचय मोटे मोटे रूप में होना भी बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ऊपरी तौर पर नाम, विधाएं, ये सब बताते हुए संस्कृत साहित्य का एक 10 मिनट के इस व्याख्यान में कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक मानसिकता, एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि संस्कृत साहित्य क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो ये जो व्याख्यान है वो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वो इस जैसे उच्च शिक्षा में आए हैं तो अब उनको संस्कृत साहित्य को गहनता से पढ़ना होगा, तो उसका परिचय उनके मस्तिष्क में होना चाहिए। ये द्वितीय वर्ष के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है वो चलता है। तो वैसे तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी, लेकिन उनको पहले से ही द्वितीय वर्ष में वो संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ लेते हैं, तो उनको पता है कि संस्कृत साहित्य क्या है, कहाँ से प्रारंभ होता है। पहली बात तो यह है कि संस्कृत शब्द जहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब हम उस साहित्य की बात कर रहे हैं जो पाणिनि के व्याकरण के द्वारा भाषा को सुसंस्कृत, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरणबद्ध, नियमबद्ध किए जाने के बाद जो साहित्य प्रारंभ होता है वो संस्कृत साहित्य है, जिसको दूसरे शब्दों में हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। जो वाल्मीकि के जो रामायण, जो आदि काव्य है, जो आदि कवि वाल्मीकि है, उनके उस प्रथम जो श्लोक अथवा अनुष्टुप छंद जो उनके मुख से निश्चित हुआ, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, वहाँ से प्रारंभ होता है। तो संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो हमारा साहित्य वहाँ से प्रारंभ होता है। यदि हम साहित्य की बात करते हैं तो हमारा साहित्य वैदिक वाङ्मय से प्रारंभ होता है। वैदिक वाङ्मय की बात करते हैं तो वो ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। तो ऋग्वेद और उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, ये सब चारों वेद हैं। जो वेद का हमारी समझ ये कहती है, मेरी समझ ये कहती है कि वेद का जो मूल जो व्याकरणिक अर्थ है नॉलेज, तो नॉलेज को ही वहाँ पर रखा गया है, और इसी अर्थ में वेद को अपौरुषेय कहा गया है। और इस जब उसको संहिताबद्ध यानी कि लिपिबद्ध कर दिया गया तब उसको संहिता कहा गया है। इससे पहले उसको श्रुति कहा गया है, यानी कि श्रवण परंपरा से ही इस ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किया जा रहा था। और फिर जब लिपि का विकास हुआ तब उसको संहिताबद्ध किया गया, तब उसे संहिता कहा गया। और जब हम काल निर्धारण की बात करते हैं तो संभवतः उसी की बात करते हैं। उस चारों वेदों की व्याख्या के लिए ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ वैदिक वाङ्मय में आते हैं। उस पर हम अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्याख्यानों में हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। बहरहाल संस्कृत साहित्य की जब बात करते हैं तो पहले साहित्य को समझे कि साहित्य क्या है। कि साहित्य शब्द और अर्थ का वो संगम है जो दोनों मिलकर के परस्पर पूरकता प्रदान करते हुए जन कल्याण का काम करते हैं, समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो समाज है उसको एक तरफ तो वो आईना दिखाते हैं, यानी कि समाज को प्रतिबिंबित करते हैं, समाज में क्या चल रहा है, समाज का दृष्टिकोण क्या चल रहा है, समाज का जीवन दर्शन क्या चल रहा है, समाज में क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या रूढ़ियाँ हैं, क्या मनोदशा है, क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या विसंगतियां हैं, क्या सुसंगतियां हैं, वो सब जो है साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। क्योंकि समाज का कवि पर, कवि के हृदय पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कवि जो है वो समाज के हृदय के साथ एकाकार होता है। तो समाज का कवि पर प्रभाव पड़ता है, और कवि जो साहित्य सर्जना करता है तो समाज जो है कवि के माध्यम से साहित्य में आ जाता है। तो साहित्य में समाज प्रतिबिंबित होता है, यानी कि साहित्य समाज को दर्पण दिखाता है। साहित्य समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि देखिए आपके समाज में ये चल रहा है, तो हम
साहित्य के माध्यम से अपने स्वयं के दर्शन करते हैं, हमको स्वयं की समीक्षा करनी होती है कि ये सब चल रहा है। और साहित्य दूसरी ओर ये भी प्रयास करता है कि वो दिखाए पहले, और दिखाने के बाद फिर आगे क्या, आगे रास्ता भी दिखाए। तो साहित्य की प्रत्येक विधा में समाज का दर्शन करवाने के साथ समाज को सही पथ प्रदर्शन करने का काम भी किया जाता है। तो साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज साहित्य में प्रतिबिंबित होता है, और साहित्य में समाज प्रतिबिंबित होता है। तो समाज का जो रूप है, जो स्वरूप है, जो उसकी उन्नति है या उसकी अवनति है, या उसकी विसंगतियां हैं या उसकी सुसंगतियां हैं, यदि इसको देखना है तो हमें तत्कालीन साहित्य को देखना होता है। साहित्य में जाकर के जो उल्लेख होते हैं, जो वर्णन होते हैं, उनकी समीक्षा करनी होती है। तो उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उस समय की दार्शनिक स्थिति, उस समय की आध्यात्मिक स्थिति, उस समय के लोगों के जीवन का परिवेश, ये सब जो है साहित्य का अध्ययन हमको करना पड़ेगा। अर्थात किसी भी समाज को समझने के लिए उस समय के साहित्य को हमें देखना पड़ता है, क्योंकि साहित्य में ही उस समाज का प्रतिबिंब रहता है। लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं, लेकिन साहित्य सदैव विराजमान रहता है। तो साहित्य जो है वो किसी भी समाज की अथवा संस्कृति की प्रतीति है, वो उसकी झलक है, वो उसको दिखाती है। तो जो है, यदि हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य जो है, जो भारतीय उत्कृष्ट कोटि का जो अध्यात्म है, दर्शन है, उसका एक सुंदर प्रतिबिंब है जो हमको साहित्य में दिखाई देता है। भारतीय समाज जो जिस प्रकार का रहा है, जिस प्रकार की संस्कृति रही है, जिस प्रकार के हमारे जीवन मूल्य रहे हैं, वो सब जो है वो साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। तो संस्कृत साहित्य का अपना एक महत्व है, क्योंकि भारत को विश्वगुरु स्वीकार किया गया है। विश्वगुरु इस दृष्टि से स्वीकार किया गया है, प्रथमतया यहाँ पर ज्ञान का अवतरण हुआ, प्रथमतया यहाँ पर ज्ञान परंपरा को श्रवण परंपरा से ही अगर प्रारंभ माना जाए तब भी यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अध्यात्म के दृष्टिकोण से जो भारतीय ऋषियों का जो जीवन दर्शन है, या जो उनका जो सत्य दर्शन है, वो उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। और वो साहित्य, वो दर्शन, वो अध्यात्म, वो भूगोल, वो आर्थिक व्यवस्था, वो राजनीतिक व्यवस्था, वो पर्यावरण चिंतन, वो चाहे प्राणी शास्त्र हो, चाहे वो वनस्पति शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो गणित शास्त्र हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, काम शास्त्र हो, मोक्ष शास्त्र हो, विज्ञान हो, सब कुछ, क्योंकि भाषा केवल माध्यम रही है, तो संस्कृत भाषा में उस समय का ज्ञान संरक्षित है। इसीलिए संस्कृत का साहित्य ज्ञान की समस्त शाखाओं की जड़ों तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत का जीवित रहना संस्कृति के जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी संस्कृति संस्कृत में संरक्षित है। या तो हम पूरी की पूरे संस्कृत साहित्य में जो साहित्य रचा गया है उसको अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषाओं में लाएं और उस माध्यम से उसको पढ़ें, अथवा संस्कृत भाषा को सीखते हुए उस भाषा में जाएं और वहाँ से ज्ञान को बाहर लेकर के आएँ। तो दोनों ही चीज़ों के लिए हमको संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और संस्कृत का जो साहित्य है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत साहित्य हमारी जो भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन है उसका जो है वाहक रहा है। इसलिए संस्कृत साहित्य की महत्ता जो है अपने दृष्टिकोण से विलग है, और इस साहित्य की जो विधाएं हैं, इनकी जो परंपरा है, इसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।